नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की किचन केमिस्ट की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। रसोई की कला के विषय में, पाक कला के संदर्भ में आयुर्वेद के जो मूलभूत ग्रंथ हैं उसका प्रमाण लेते हुए और हमारी जो रूढ़ी और परंपरा है उसके साथ समन्वय करते हुए हम कुछ ना कुछ जानने का, सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने जो शुभ धान्य होते हैं, माने कि जो अन्न है, उसके जो भी उसके अंतर्गत जो भी हम हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है या फिर ज्वार और बाजरी है, इन सब के विषयों में हमने थोड़ा सैद्धांतिक स्वरूप में देखा, थियोरिकल रूप देखा। उसके प्रैक्टिकल जो भी उसके व्यंजन बनते हैं या फिर उसके जो भी उसके संग्रह की जो भी हमारी पद्धतियां हैं उसके विषय में भी हम बात करेंगे आगे के जो भी वीडियोस में। और उसके साथ हमने देखा कि दाल दलहन में मूंग के क्या गुणधर्म हैं, उसके हमारे खाने पे क्या असर होती हैं, उसके उससे क्या लाभ होता है, कौन कौन से रोगों में मूंग के द्वारा बनाए हुए व्यंजनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी थोड़ी थोड़ी उपलक बातें हमने देखी। अरहर और चने के विषय में भी हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ भोजन बनाने की जो विधि होती हैं और भोजन बनाने के समय क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या जो आज हमारे जीवन में सहजता से आ गया है, ऐसी जो बातें हैं जिनको हम खराब या कुछ ऐसा मानते ही नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बात पे भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। और इस विषय में आप सबसे भी मैं मत चाहूँगी कि आप सबका इस विषय में क्या सोचना है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भोजन बनाने के लिए जब हम रसोई में जाते हैं तो स्नान करके जाना क्यों आवश्यक है, उसमें आपका विचार क्या है। और उसके भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके विषय में हम आगे विस्तृत रूप से भी चर्चा कर सकते हैं। या फिर बाल खुले रख के भोजन बनाने में क्या आपत्ति है, ऐसे भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है, कमेंट आखिर कमेंट होते हैं, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो ऐसी बातों की चर्चा हो और उसके ऊपर से कुछ निष्कर्ष निकले और उसके ऊपर से हम कुछ आगे अपने में सुधार कर सके और हमारी रसोई पद्धति में सुधार कर सके। इसके विषय में हम सब मिलकर चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही बोलूं और आप बस सुन ले। मैं चाहती हूं कि ऐसे चिंतन घर घर में हो, किटी पार्टियों में हो, ऐसे चिंतन महिलाओं की जब भी मिलन मुलाकात हो, शादी ब्याह में हो। शादी ब्याह में क्यों ऐसी ही चर्चा हो कि भाई किसने कौन से रंग की साड़ी पहनी है, कैसा मेकअप किया है, ये किया है, वो किया है। ऐसी भी चर्चा हो थोड़ी आयुर्वेदिक संबंधित रसोई कैसे बनाई जाए, भोजन में किस प्रकार के पात्र का आप प्रयोग करते हैं, उससे आपको क्या परिणाम मिलता है, ऐसे विषयों की भी चर्चा हो। देखिए, बहुत क्षोभ के साथ मुझे बहुत बार किसी भाइयों से सुनना पड़ता है कि महिलाओं में तो बुद्धि नहीं होती हैं या फिर वो उनकी चर्चाएं है इतनी गॉसिप्स होती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। तो मुझे दुख होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम भी कुछ पढ़े, कुछ सीखे, कुछ समझे और हमारी चर्चाएं भी इतनी मजबूत हो, केवल भाइयों को दिखा देने के लिए नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं, पिता हैं, किसी को दिखा देने के लिए नहीं, लेकिन हम हमारी बुद्धि की स्तर का इतना दुरुपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, मैं हमेशा शास्त्र प्रमाण देके ही बात करूंगी। शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 4 गुनी बुद्धि होती है, शारीरिक बल दुगना होता है। अब हर बार पुरुषों से काम करवाना है तो महिलाएं बोल देती हैं कि आप कर लीजिए ना, मुझसे नहीं होगा। ये उसकी कुशलता है जो कि 6 गुना होती है पुरुषों की अपेक्षा। किसी भी काम करने की कुशलता को हस्तगत करना हो तो स्त्री पुरुष की अपेक्षा 6ठे भाग के समय में कर सकती है, माने कि उसमें 6 गुनी ज्यादा कार्य कुशलता है और 8 गुनी ज्यादा शान शक्ति है। इसीलिए गर्भधारण और अपत्य संगोपन, माने कि बच्चे की परवरिश जैसे 2 जिम्मेदारी वाले काम निसर्ग ने
स्त्री को सौंपे हैं, एक महिला को सौंपे हैं। तो अपने आप को सच में महिला बनाइए, महान बनाइए। छोटी सी तुच्छ तुच्छ बातों में अपने समय को नष्ट ना करें, अपनी शक्ति का व्यय ना करें। संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होते हैं मनुष्य की समय और शक्ति। आज एक ही वीडियोस में चाहती हूँ कि दोनों बातें लें। ये बात हो गई, अब चाहते हैं हम हमारे मूंग दाल चावल की ओर। आज हम बात करेंगे उड़द की। गुजराती में कहावत है, अड़द बनावे मरद, मानी बल और पौरुष वर्धक कोई दाल वो द्विदल धान्य, तो वो हैं उड़द। पचने में गुरु हैं, मानी कि भारी हैं, उष्ण हैं और बलप्रद हैं, रुचिप्रद हैं। मांस, मेद और विषय इच्छा बढ़ाने वाले हैं। ये मूंग के गुणधर्म हैं। वातग्न है, कफकर और पित्तकर है। इसीलिए उड़द खाने का सही समय है सर्दी के दिन, क्योंकि सर्दी के दिनों में उड़द पचा सके ऐसी हमारी पाचन शक्ति होती है। सर्दी के दिनों में कड़ाके की भूख लगी और उड़द का पाक खाया जाए, उड़द का पापड़ खाया जाए, या उड़द का कोई भी व्यंजन खाया जाए, सर्दी के दिनों में हमारी अग्नि एकदम तीव्र होती हैं, इसीलिए हम पचा सकते हैं। सर्दियों में भूख भी अधिक लगती हैं। दूसरा, मांस, मेद, विषय इच्छा और सुस्ती बढ़ाने वाले होने से, पचने में गुरु यानी कि भारी होने से विद्यार्थियों को वो नहीं खाने चाहिए। खाएं तो भी एकदम अल्प मात्रा में खाने चाहिए। और जिनको पौरुष शक्ति बढ़ानी है, मानी कि जैसे कि इनफर्टिलिटी का जिस दंपति को प्रॉब्लम है, वो अपने रेगुलर आहार में किसी भी प्रकार से उड़द का समायोजन करे। उड़द के वड़े बना के खाए, उड़द का पाक बना के खाए, तो अंदर से उसकी जो कामोभोग शक्ति हैं वो बढ़ती हैं। तो वो अपत्य उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती हैं। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में मनुष्य का जीवन यंत्रवत हो जाने से विषय की इच्छा भी शुष्क हो जाती हैं, या फिर अति विषय से भी विषय की इच्छा मंद हो जाती हैं। ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माने कि तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक ही प्रकार का जीवन जीते जीते मनुष्य थक जाता है, बोर हो जाता है। इसीलिए अपने जो जीवन साथी हैं उसके प्रति भी उसकी उबन हो जाती है एक प्रकार से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और यही कारण होता है कि उसमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। केवल इनफर्टिलिटी के लिए शारीरिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ मानसिक कारण भी है। लेकिन शारीरिक दोषों के निवारण के लिए उड़द अच्छा आहार है दोनों पक्ष से, तो उसका आयोजन करें। और इसी कारण से विद्यार्थियों को नहीं खाना है, क्योंकि इससे विषय इच्छा बढ़ती है। पचने में गुरु होने से लंबे समय तक वो पचता नहीं है, इसीलिए खाएं तो भी कम मात्रा में खाएं और अपने पाचन शक्ति का अंदाज लगा के खाएं। देखा देखी में ना खाएं कि चलो इसने उड़द पाक के 4 पीस खा लिए तो मैं भी खा लेता हूँ, स्वादिष्ट बहुत लगता है। लेकिन अपने कोष्ठ के अनुसार उड़द का आहार ग्रहण करें। दूसरा, उड़द बुद्धि को मंद करने वाले हैं। बल अवश्य बढ़ाएंगे लेकिन बुद्धि को मंद करेंगे। इसी कारण से भी विद्यार्थी को नहीं खाने चाहिए। इसीलिए एक दंत कथा भी प्रसिद्ध है कि पंडित हर्ष नाम के एक बहुत बड़े पंडित हो गए। उनके पास इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो पंडित भी नहीं समझ पाए, तो सामान्य व्यक्ति कहाँ से समझ पाएगा। फिर उन्होंने माता सरस्वती की आराधना की। हम माता सरस्वती जी की आराधना क्यों करते हैं? हमें बुद्धि दो, हमारी बुद्धि को विशुद्ध करो, हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर करो। लेकिन हर्ष ने भगवान माता सरस्वती की प्रार्थना इसीलिए की कि मेरी बुद्धि को थोड़ी कम करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ वो कोई समझ नहीं पाता है। बुद्धि से एक उत्कृष्ट कक्षा की बुद्धिमत्ता उनकी हो गई थी। इतना पुरुषार्थ किया था उन्होंने अपने बुद्धि के ऊपर। तब वैद्यों से मिले, तब क्या कि आप रात में दही का सेवन करो और उड़द खाओ तो आपकी बुद्धि मंद हो जाएगी। और रात में दही का सेवन करने से भी बुद्धि मंद होती है, क्योंकि कफ बढ़ता है और कफ के कारण सुस्ती बढ़ती है। जिनका कफ प्रभावी होगा वो सुस्त होंगे, आराम प्रिय होंगे। आलसी लोग कभी अपने आप को आलसी नहीं बोलते हैं, स्ट्रेस फ्री आराम करने वाले हम। आलस और आराम में बहुत फर्क होता है। तो कफ विद्यार्थियों का अधिक
कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी तो उसमें सुस्ती नहीं होगी, और सुस्ती नहीं होगी तभी तो वो पढ़ पाएंगे। तो उड़द में गुण भी हैं, लेकिन उड़द खास करके गृहस्थियों का आहार बताया गया, वानप्रस्थियों के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनको भी विषय इच्छा, मांस, मेद, रुचि, बल सब कम करना है। बल मानी इस प्रकार का बल नहीं जो जिसको हम वीर्य बल कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो अपने तप में, साधना में ध्यान देना है वानप्रस्थी को भी, ब्रह्मचारी को भी अपने अभ्यास में, अध्ययन में ध्यान देना है। गृहस्थियों को बलवान प्रजा का निर्माण करना है, इसीलिए उसे उड़द खाने चाहिए, और वो भी एकदम संतुलित मात्रा में। उसकी तिल के तेल के साथ या घी के साथ, गाय के घी के साथ व्यवस्थित रूप समायोजन करके। बहुत से प्रश्न आते हैं इस विषय में कि कुछ कुछ पदार्थ खाने का आयुर्वेद क्यों ऐसा बोलता है कि ये नहीं खाना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल के फिर दूसरे सत्र में बात करेंगे अन्य विषय पे, कि जैसे कि प्याज लहसुन है, तो प्याज लहसुन न खाना कोई संप्रदाय विशेष की बात रह गई कि अमुक अमुक संप्रदाय को फॉलो करते हो वही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। बाकी प्याज लहसुन खाने में क्या आपत्ति है। प्याज लहसुन से तो बहुत, प्याज लहसुन के तो बहुत सारे गुण आयुर्वेद में बताए हैं। जिन्होंने आयुर्वेद का एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, जिन्होंने एक भी वैद्य से सत्संग नहीं किया, वो केवल ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि उन्हें प्याज लहसुन खाने हैं कि भाई आयुर्वेद में तो उन्होंने, मैंने कहा किस ग्रंथ में बताया है कि आयुर्वेद में लहसुन के बहुत सारे गुणगान बताए हैं, और लेकिन उसका दोष स्थान भी बताया ही होगा। रस ऊन, लहसुन की बात निकली है तो रस ऊन, उसमें केवल एक ही रस की कमी है, पंच रस है उसमें। तो सेम ऐसा ही पदार्थ है आंवला, जिसका कोई भी तामसिक प्रभाव नहीं है, और आंवले में भी 5 रस हैं। 6 षड रस की हम कभी बात करेंगे तो बताएंगे कि षड रस कौन कौन से हैं और कौन कौन से आहार से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो विकल्प है उसकी ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता यदि आप आयुर्वेद को सच में पढ़ते हैं तो। मनुष्य का ये बहुत मन ऐसा है कि उसको जो सुनना हो, उसको जो समझना हो, उसको जो चाहिए, उसके ऊपर ही उसकी दृष्टि एकदम अर्जुन की जैसी चिड़िया की आंख पे केंद्रित हो गई थी। वैसे ही कोई भी पुस्तक ले, कोई भी वक्ता की या विद्वान की बात ले, या कोई भी आयुर्वेद का या किसी भी धर्मशास्त्र का या अध्यात्म का ग्रंथ भी पकड़ ले, वो वही सुनेगा, वही पढ़ेगा जो वो पढ़ना या सुनना चाहता है। इसीलिए इसके ऊपर लंबे समय तक चर्चा हो सकती है। लेकिन पलांडु और रसोन, माने कि लहसुन और प्याज शरीर के तल पे भले ही उपयोगी हो, उसको आयुर्वेद बिल्कुल नकारता नहीं है, शरीर के तल पे बहुत उपयोगी होंगे। और जिनको केवल शरीर में ही जीवन व्यतीत करना है, शरीर के सुख और शरीर के आनंद और शरीर के स्वास्थ्य के अतिरिक्त बिल्कुल आगे नहीं जाना है, उसके लिए कुछ भी धर्म नहीं है, उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए ग्राह्य या त्याज्य हो। वो सब कुछ कर सकता है, जो उसके शरीर को अच्छा लगे वो करे, शरीर स्वस्थ रहे वो करे। लेकिन जिनको अपना मानसिक विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है, तमस पे विजय पाना है, तमोगुण पे विजय पाके अपने रजोगुण को कंट्रोल में करके सत्वगुण को प्रभावी बनाना है, उसे अपने आहार की समायोजना भी उसी प्रकार से करनी होगी। वैसे तो भैंस के दूध में भी क्या अर्ज है, हाँ, गाय के दूध की अपेक्षा में भैंस के दूध में अर्ज क्या है, वो भी प्रश्न आएगा कि भैंस का दूध तो और भी बल बढ़ाता है गाय के दूध की अपेक्षा। तो ये अंतहीन चर्चा होगी, हर विषय में हम ऐसा ढूंढ निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो इस अंतहीन चर्चा का अभी के लिए अंत करते हैं।